की मनमानी, कभी फीस के लिए, कभी किताबों के नाम पर, कभी दूसरे स्टडी मटेरियल के नाम पर। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है और किताबों को लेकर भी होने वाली मनमानी भी रुक सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर स्कूली शिक्षा को लाने की तैयारी कर ली है और अगले ही सेशन में यानी कि अगले सत्र में कुछ क्लासेस में इसे शुरू भी किया जाएगा और ये शुरू होने वाला है। आज हम इसी सवाल पर बातचीत करेंगे कि क्या एक देश एक स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और दिक्कतों के मुकाबले इसके फायदे कितने हैं। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने सुझाव आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है एलीट मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा और हमारा फ़ोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो बातचीत करेंगे, यहाँ पे मेहमानों से डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए बेमित्रा से। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक देश एक सिलेबस की पहल की गई है और इसको लेकर उन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है। अगले शिक्षा सत्र में इसको लेकर पहल की जाएगी। मैं इस वक्त खड़ा हूं ऐसे ही जिनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं। आइए सीधा जानते हैं कि ये शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए। आपको क्या लगता है शिक्षा नीति जो ला रही सरकार कैसी होनी चाहिए? शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो सभी के भी समानता हो। शिक्षा नीति का तात्पर्य होता है कि हमारे देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार का तात्पर्य ये है कि चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हरियाणा में हो, सभी जगह एक सिलेबस, एक ही नीति लागू होनी चाहिए। ये होनी चाहिए शिक्षा नीति। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन ये शिक्षा नीति जब आगे आगे तो इसमें जो पुस्तक विक्रेता हैं या जो लोग हैं इनमें तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी उनको इस चीजों में शिक्षा नीति आएगी। बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस हर जगह अलग अलग है। इवन बच्चों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि स्कूल के सिलेबस अलग है, बुक्स कहीं और प्रिफर हो रही है। कहीं एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है बुक्स की अवेलेबिलिटी ऐसे नहीं, आपको स्कूल से ही परचेज करनी है और वो सिलेबस वहाँ कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे भटक रहे ट्यूशंस के लिए। तो मैं चाहती हूँ सिलेबस एक जैसा हो, सबके लिए इक्वालिटी हो, हर चीज में इक्वालिटी बहुत कंपलसरी है। सरकार जो भी सोच रही है एक शिक्षा नीति इसको लेकर, तो क्या लगता है बहुत अच्छी चीजें पहल है? हाँ, बहुत अच्छी। इससे जो क्वालिटी है, जो बच्चों में क्वालिटी है वो उजागर होगी, क्योंकि सब एक जैसा पढ़ेंगे। जो अच्छा होगा, वो काबिल होगा, वो ऊपर आएगा। अभी जो परेशानी होती है, आप लोग माता पिता हैं, बच्चे का अलग अलग स्कूल पढ़ते हैं, कितनी तकलीफ होती है बच्चों को पढ़ाने में? अलग अलग विषय बहुत तकलीफ होती है। अलग अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग सिलेबस है, दिक्कत तो होती है। हम लोग भी इस चीज से सहमत हैं कि शिक्षा नीति एक राष्ट्र एक नीति होनी चाहिए। चाहे कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी प्रदेश का हो और वो किसी अलग प्रदेश में जाके पढ़े तो उसको एक ही पाठ्यक्रम मिले। मैं तो खुद इस चीज से सहमत हूँ। अगर घर में हम 4 बच्चों के साथ अलग अलग सलूक करते तो वो कहाँ अच्छा है। तो वही चीज देश में भी होनी चाहिए, सबके साथ समान होना चाहिए शिक्षा नीति। शिक्षा नीति सामान्य होनी चाहिए। अगर ये शिक्षा नीति अगर सामान्य होती, छत्तीसगढ़ सरकार अगर लागू कर रही, इसको अच्छी पहल कर रही पूरे देश में, तो क्या बच्चों को फायदा होगा? आगे जाके भविष्य ऊपर जाएंगे जब बच्चे कहीं? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा बच्चों को। बच्चे समान रूप से पढ़ेंगे, समान रूप से आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे काबिल है वो आगे जाएंगे। ये सबके लिए अच्छा होगा, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए सभी। अभी कितनी तकलीफ होती है बच्चों को जो एजुकेशन अलग अलग स्कूल अगर पढ़ते हैं? एक छोटा बच्चा है उसका एजुकेशन अलग, अगर दूसरे का उसका, अभी कितनी तकलीफ होती है इसके लिए? बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है एजुकेशन पॉलिसी मतलब कोर्स सिलेबस अलग होने से, क्योंकि एक स्कूल से अगर इन केस हम लोग सीजी स्कूल से सीबीएसई डाल रहे हैं या सीबीएसई स्कूल से ही अदर सीबीएसई स्कूल में डाल रहे हैं, वहाँ बुक्स चैप्टर सब डिफरेंट होने की वजह से बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है पढ़ने में, और जो कैपेबल हैं आगे बढ़ने के लिए वो भी पीछे रह जाते हैं ऐसे। तो अभी जो शिक्षा नीति अगर ला रही है, फिर इसमें से बहुत सारी तकलीफें जो है, क्या हो सकता है कि लागू हो पाएगा? लग रहा है या बड़े बड़े जो प्रेसर है, जो बड़े बड़े पब्लिशर हैं, बुक्स वाले, ये लोग भी दबाव बनाएंगे? क्या लगता है कि इसको कैसे सरकार मेंटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या बढ़ाना चाहिए इसको लेकर, या पुस्तक स्वयं सरकार अपनी ओर से देनी चाहिए? नहीं, ये बुक्स ना सब एक होनी चाहिए देश में, क्योंकि एक स्कूल में अलग चैप्टर अलग बुक्स हैं और दूसरे में अलग बुक्स हैं। तो इसके लिए एक नीति होनी चाहिए, एक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक के स्कूल के बच्चों की अलग हैं जो सिलेबस है और 11th की अलग है सिलेबस। तो इसके लिए एक होना चाहिए सब बुक्स वगैरह, ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्या लगता है बच्चों का भविष्य सुधरेगा इससे अगर आगे कहीं जाए तो? जी सर, बिल्कुल सुधरेगा। मतलब एक समान रहने से क्या बच्चे समानता से पढ़ पाएंगे, कोई कम कोई ज्यादा ऐसा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। समान रहेंगे तो समान पढ़ेंगे, समान आगे बढ़ेंगे। इस शिक्षा नीति से कितने सहमत हैं? बच्चों का फायदा होगा कि नहीं होगा भविष्य के लिए? होगा फायदा, बच्चों के फायदा के लिए बोल रहे हैं।
इसमें फायदा मिलेगा। एक समान पढ़ेंगे, एक समान रहेंगे तो सभी स्कूलें एक समान रहे, पुस्तक भी एक रहे, जहाँ बच्चे जाए वहाँ एक समान पढ़े। तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये है बेमित्रा की महिलाओं की बातें, जो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स, इनके बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। इनका कहना है कि एक शिक्षा नीति से बिल्कुल सही बात है कि गांव का बच्चा अगर दिल्ली तक जाए और दिल्ली में अगर किसी चीज में पढ़े तो वो जाने के बाद उसको परेशानी ना होगी, सिलेबस एक रहेगा तो वो भी कंपटीशन के दौड़ में शामिल होगा। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। तो आपने यहाँ पे अभिभावकों का रिएक्शन सुना, वो इस नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से अडॉप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है और कुछ जुड़ने वाले। विवेक दुबे जो है हमारे साथ बस थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे, राजीव गुप्ता भी थोड़ी देर के बाद वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, और डॉक्टर सुकन्या घोष विश्वास प्रिंसिपल है कृष्णा विकास ग्लोबल स्कूल रायपुर की, और साथ ही दिनेश गौतम है पूर्व सदस्य पाठ्यक्रम निर्माण समिति छत्तीसगढ़ की। आप दोनों का, दिनेश गौतम जी और प्रिंसिपल मैम, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर सुकन्या घोष आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तर्ज पर आप लोग जो एक नया सिलेबस लाने की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए जरा सिलेबस कितना तैयार हो चुका है? सिलेबस काफ़ी हद तक हम लोग सीबीएसई स्कूल से बिलोंग करते हैं जी। तो ये अकॉर्डिंग टू एनईपी हम लोग बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ये एट पार हम लोग चले अकॉर्डिंग टू द जो करिकुलम फ्रेमवर्क हम लोगों को दिया गया है। काफ़ी सारे चेंजेस हमारे पिछले साल से लागू हमने ऑलरेडी चालू कर दिए थे। इस साल थोड़े से लेट हुए, कुछ बुक्स के पब्लिश होने में कुछ प्रॉब्लम था, पर अभी भी इट इज़ इन द प्रोसेस, सो ये चल रहा है। कुछ कम ज़्यादा आगे पीछे है स्कूल्स में, बट दे स्टार्ट हो गए। ओके, आप लोगों ने जो है पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मैम थोड़ा सा कनेक्शन में कुछ एरर आ रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश गौतम, आप तो पूर्व सदस्य भी रहे हैं पाठ्यक्रम के और निर्माण समिति के छत्तीसगढ़ में, और हालांकि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है अपनी संस्कृति से काफ़ी, अपनी माटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो नया सिलेबस आएगा इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होंगे। ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि क्या फ़ायदा यहाँ पे दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण अंचल के बच्चों को मिलेगा? देखिए, नीति बहुत अच्छी है कि एक समान लागू हो, पर मुख्य समस्या ये है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जी, उनकी तुलना में हम कितना खड़े हो पाएंगे, क्योंकि एक मिनिमम लर्निंग लेवल होता है बच्चों का कि इतना हमारे बच्चों ने अचीव कर लिया है। तो हम जो बनाएंगे वो हमेशा प्राइवेट स्कूलों से थोड़ा कम होता है। ये मैंने देखा है अक्सर। तो प्राइवेट स्कूल वाले उस मिनिमम लर्निंग लेवल से अगर बच्चों को पाठ्यक्रम शुरू कराएंगे या उसके आधार पर शिक्षा देना शुरू करेंगे, तो उनके लिए दिक्कत ये है कि वो हमें बोल लेंगे हमारे बच्चे तो इतना ऑलरेडी जानते हैं। दूसरी बात ये है कि पहली से 5 कक्षा प्राइमरी स्कूल को ले लें आप, तो 1 से 5 तक की किताबों को हमने छत्तीसगढ़ी भाषा में करने के लिए कहा हुआ है। और नेशनल स्कूल पॉलिसी में भी ये है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ी में, मातृभाषा में हो, तो उसके अनुसार हमने किया है। तो अभी तो किताबें ही तैयार हो रही हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। अभी पूरी तरह से किताबें तैयार नहीं हुई हैं। किताबें तैयार हो जाती हैं तो क्या आवश्यक संसाधन क्या हमने उसके लिए अचीव कर लिए हैं, ले लिए हैं। आवश्यक संसाधनों की हमेशा कमी रहती है। दिनेश गौतम, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है। आप कह रहे हो कि अभी तो तैयारी चली रही है, अंडर प्रोसेस है, क्योंकि पूरा खाका बदल रहा है। क्या क्या चुनौतियां आ रही है? नहीं, अगले साल से सीधे सीधे लागू कर देना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो सकता है। पहले से अगले साल से ये कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 3 को ले रहे हैं और कक्षा 6वीं को ले रहे हैं। तो ये जो है 5 धन 3 धन 3 धन 4 वाली नई शिक्षा नीति, उसमें जो 1 से 5 तक के जो जा रहा है हमारा पूरा, वो तो मातृभाषा में जा रहा है और उसकी तैयारियां भी हुई नहीं है पूरी तरह से। दूसरी बात, स्कूलों में पुस्तकों का टोटा हमेशा रहता है। मैंने माध्यमिक स्तर पे तो देखा है, ये प्राइमरी में भी यही हालत है लगभग कमोबेश, कि किताबें समय पे नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो पहले
मेरा ख्याल है पहले ग्राउंड लेवल पे हमारी तैयारी पूरी हो जाए और उसके बाद एक साथ चालू कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बदलेगा तो उसके हिसाब से बाकी चीजें भी होंगी। हमको और भी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए भी संसाधन जुटा लेने कुल होंगे, मिलाकर ताकि कुल मिलाकर दिनेश गौतम आपके मुताबिक है कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो रहा है। राजीव गुप्ता जी, आप तो खुद अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, ऐसी बहुत सारी खबरें हम लगातार दिखाते हैं कि कैसे अभिभावक पालक जो है परेशान होते हैं। क्या लगता है वाकई में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होती है? क्योंकि आप खुद अध्यक्ष रहे हैं, अगर अब ये नया सिलेबस आता है तो किस तरीके से बदलाव आप देख रहे हैं? सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से हमारी जो आज चर्चा है वो सिलेबस को लेकर है, तो मनमानी पे, स्कूलों की मनमानी पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। सिलेबस के लिए मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बता दूं कि ये जो सिलेबस में बदलाव हो रहा है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो था ही, करीब आज से 3 से 4 महीने पहले हमने एससीईआरटी को निवेदन किया था कि सारे जो आपकी जानकारी में 11th और 12th का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का सिलेबस एनसीईआरटी का ही सिलेबस है पिछले कई सालों से, 4 या 5 सालों से छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो निचले क्लासों के सिलेबस हैं वो कई समय से अपडेट नहीं हुए थे और उसमें लगातार मांग हो रही थी कि जो स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनमें जो किताबें पढ़ाई जा रही थी उसमें जो सिलेबस था वो बहुत पुराना था, जिसके कारण बच्चे पिछड़ रहे थे पढ़ाई में जी। तो हमने ही 3-4 महीने पहले मांग की थी कि जब चूंकि आपको सिलेबस चेंज करना ही न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात को बोल रही है, तो कृपया इसको अभी कर लीजिए। कल ही छत्तीसगढ़ में 2 दिन की कार्यशाला थी जिसमें एनसीईआरटी के सारे लोग आए थे। छत्तीसगढ़ का सिलेबस चेंज करना, देखिए इसमें जो बड़े बदलाव होते हैं कई साल बाद होते हैं और बड़े वॉल्यूम में होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में मौजूदा आबादी जो स्कूल में एनरोलमेंट है वो करीब 55-56 लाख का है, 55 लाख से ज्यादा ही होगा। तो उसमें अगर बदलाव करना है तो थोड़ा सा श्रम, थोड़ी मेहनत, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा राज्य शासन को और ये करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और इसको करने से कि आप देखिए नेशनल लेवल पे अब सब एक सिंगल एंट्री पॉइंट के एग्जाम हो गए हैं, चाहे वो आप किसी एग्जाम को ले लीजिए, आईआईटी का हो, नीट का हो या दूसरे सारे एग्जाम भी। चूंकि क्या होता है कि जब सिलेबस आपका अपडेटेड नहीं रहता तो आपके जो तो जाहिर सी बात है इसमें बच्चा भी परेशान होता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है तो उससे उनकी पढ़ाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो कुल मिलाकर राजीव गुप्ता प्राइवेट स्कूल जो है इस नए सेशन को, इस नए सिलेबस को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विवेक दुबे, आप प्रदेश संयोजक है सर्व शिक्षा संघ के, ये जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करने जा रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ कितना तैयार है? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ गाँव में बसता है और यहाँ की माटी से ज्यादा, यहाँ की संस्कृति से ज्यादा लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। अब उसका लेवल सीधा राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है, तो कितना तैयार है इस नए सिलेबस को स्वीकार करने के लिए और शासन प्रशासन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी अभी तैयार है? धन्यवाद मैडम मुझे मौका देने के लिए। आप एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही हैं। देखिए मैं बता दूं कि वास्तव में देश में जो कोर्स चल रहा है उसके बराबरी में छत्तीसगढ़ को लाने की अगर पहल होगी तो अच्छा है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा जाता है 4.10 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहली से लेकर 8वीं तक, पहली से लेकर 5वीं तक तो वो मान ही रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर 8वीं तक हो सके तो जो लोकल लैंग्वेज है उस पर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि इसके बारे में अभी शिक्षकों को कोई नॉलेज नहीं दिया गया है, कोई आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो रहा है कि पाठ्य वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। असल में होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की अगर बात कर लें, अगर पूरी तरह से किताब ला दिया जाएगा यहाँ पर कि एनसीईआरटी में जो बुक चलता है वो यहाँ चलेगा तो ये फेल हो जाएगा योजना। उसका कारण है एनसीईआरटी में जिस जी, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन का कुछ एरर आ गया, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश गौतम, क्योंकि यहाँ पे देखिए विवेक दुबे कह रहे हैं कि इसका अभी तक कोई डेमो नहीं हुआ है, टीचर्स को तैयार नहीं किया जा रहा है, तो फिर कैसे इसका सफल एग्जीक्यूशन होगा? ये जो आशंकाएं हैं केवल उसी को लेकर है, वरना
नीति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है कि अगर सारे राष्ट्र में समान स्तर की शिक्षा हो जाती है तो ये आदर्श स्थिति है और बहुत अच्छा भी होगा। पर छत्तीसगढ़ के बच्चों में जो लर्निंग लेवल की मैंने शुरू में बात की थी कि जो मिनिमम लर्निंग लेवल है बच्चों का, उसको ले लें या मैक्सिमम ले लें तो भी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में दोनों के बीच खाई है। वो खाई जरा दूर हो जाए, उसके बाद करें, वो उस लेवल तक ले आए और फिर शुरू करें। बहुत अच्छी बात है। अभी सिलेबस में बदलाव हो रहा है ऐसा पता लगा मुझे, क्योंकि तैयारियां तो पाठ्य पुस्तकों तक आ गई हैं। सिलेबस के आधार पर ही किताबें बनती हैं। और तो अब जो बदलाव होगा इसका मतलब ये है कि फिर से एक बार हमको पुनर्मूल्यांकन करना होगा नई किताबों का, और उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर ही, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके निर्देशों के अनुसार हमको शुरू करना होगा 1 से 5 तक मातृभाषा में। तो उसके लिए फिर से थोड़ा सा परिवर्तन करना, और उसके लिए समय कम है। अगले सत्र से तो कम से कम मुझे इस बात पर संदेह है कि अगले सत्र से शुरू हो जाएगा। ऐसा अवश्य है कि यह होकर रहेगा, और छत्तीसगढ़ में वो क्षमता है, छत्तीसगढ़ के नीति निर्माताओं में और जो पुस्तक निर्माण में लगे हुए हैं। SCRT भी बहुत कैपेबल संस्था है, वह कर सकती है। पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको निकाल लें और उनके हिसाब से फिर चलें। अभी तो फिलहाल हम खाई दूर कर लें, सिलेबस में ही लंबी चौड़ी खाई है, वो जरा सा। तो बिल्कुल अभी तो सिलेबस भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, टीचर्स को तैयार नहीं किया गया है, फिर बच्चों को भी उनका भी माइंड मेकअप करना होगा। डॉक्टर सुकन्या घोष मैम, आप कह रही थी कि आप तो पिछले बार से ही आप लोगों के स्कूल में कहीं ना कहीं इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस सिलेबस को आप लोग पहले से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसे आपने अपने टीचर्स को ट्रेन किया है, कहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई है, और क्या बच्चे अब पूरी तरीके से कंफर्टेबल है इस नए सिलेबस के साथ? मैं बता दूं, नए सिलेबस जो है जैसे कुछ क्लासेस में इस साल से चालू हुआ है। मैं बताऊं क्लास 1, क्लास 3 और क्लास 6 में, तो ये सिलेबस हमें काफी पता लग रहा था। जैसे डिजिटल कंटेंट थोड़ा सा मिल गया था, पर बुक्स हमें मिल नहीं पाया था, पब्लिश नहीं हुए थे। तो हम डिजिटल कंटेंट से हमने ऑलरेडी पढ़ाना चालू कर दिए थे। और बाकी टीचर्स की ट्रेनिंग CBSE काफी पैसा खर्चा करते हैं टीचर्स को ट्रेन करने। एवरी मंथ टीचर्स की ट्रेनिंग कंपल्सरीली होती है। तो उस हिसाब से हम लोग अपने टीचर्स को, हर स्कूल ऑलमोस्ट ये मैंडेटरी होती है CBSE स्कूल्स को ट्रेनिंग में टीचर्स को भेजने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कराते ही हैं टीचर्स को। और डिजिटल कंटेंट है स्कूल्स में, कंप्यूटर्स हैं, हम लोग PDF के हिसाब से ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज देते हैं। अभी तो बुक्स के लिए वी आर वेटिंग कि जैसे मिल जाए हम बच्चों को फिर बांट देंगे। बिल्कुल। राजीव गुप्ता जी, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को क्या क्या परेशानी आ रही है नए सिलेबस से उसको अडेप्ट करने के लिए, और आप लोग भी किस तरीके से आगे टीचर्स को ट्रेन करने वाले, कहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होने वाली है? ट्रेनिंग इस साल हमने बहुत विविध कार्यक्रम बनाया है सारे टीचर्स को ट्रेन करने का। लेकिन जो नया सिलेबस लॉन्च हो रहा है, जो नया सिलेबस आ रहा है, जो स्टेट बोर्ड के भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जी, वो लगभग CBSE पैटर्न की किताबें पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। इसलिए हमारे को बहुत ज्यादा संकट नहीं है। जो दिक्कतें आएंगी राज्य सरकार को अपने सरकारी स्कूलों में आएगी। जहां तक सर बात कर रहे थे लर्निंग आउटकम का, जो दिक्कतें आएंगी उसमें एक लर्निंग आउटकम भी एक बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो पुराना सिलेबस चल रहा था उसमें आप देख चुके हैं कि प्रदेश की शिक्षा की हालत क्या है। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये मानना है कि अगर टीचर्स को ट्रेन किया जाए, देखिए सरकारी स्कूल में एक भी टीचर अनक्वालिफाइड नहीं रहता, एक भी। अब ऐसे में अगर उनको आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा बजट है राज्य सरकार के पास जो केंद्र के साथ मिलके करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर ट्रेनिंग अगर इन लोग राज्य सरकार अच्छे से करे, और जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मुझे पता है, ये अगले साल से ही लॉन्च हो जाएगा। इसमें
राज्य सरकार बिल्कुल विलंब करने के मूड में नहीं है। शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन ये अगले साल से लॉन्च हो जाएगा। जो द्विभाषी पाठ्यक्रम है उसकी किताबें आ चुकी हैं, एक तरफ हिंदी, एक तरफ छत्तीसगढ़िया, एक तरफ हिंदी, एक तरफ हल्बी, एक तरफ हिंदी, एक तरफ सरगुजिया, ऐसी सारी किताबें राज्य शासन प्रिंट करा चुकी है। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राज्य शासन इसको पूरा करेगी, पूरी ताकत लगा के पूरा करेगी, क्योंकि इनके पास प्रदेश का सबसे बड़ा वर्कफोर्स स्कूल शिक्षा विभाग के पास है, 2 लाख से ऊपर टीचर हैं इनके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हो जाएगा। कोई भी बड़ी पहल जो होती है, जैसा मैंने पहले कहा, जो कोई भी बड़ी पहल होती है उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा श्रम लगेगा, लेकिन काम मुझे लगता है कि हो जाएगा और अच्छे से होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि काम जो है इसका एग्जीक्यूशन सफलतापूर्वक हो। और विवेक दुबे, ये बताइए ज़रा, अगर रायपुर बिलासपुर तो ठीक है, ये बड़े शहर है, यहाँ के टीचर्स भी पूरी तरीके से हाईटेक होंगे, स्टूडेंट्स भी अपने आप को, स्टूडेंट्स को उन्होंने वैसे ही तैयार किया होगा, क्योंकि शिक्षक से बेहतर एक बच्चे को कौन गढ़ सकता है, राष्ट्र के निर्माता यूँ ही नहीं कहते हैं टीचर्स को। लेकिन जो दूरस्थ इलाका है, ग्रामीण अंचल है, बस्तर की बात की जाए और दूसरा दंतेवाड़ा, ऐसे तमाम इलाके हैं, वहाँ पे टीचर्स को अपग्रेड करना, उनको तैयार करना एक बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं मैडम। इसके लिए पूरी तैयारी करके अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि सिलेबस जो है उसको अपडेट करना समय समय पर जरूरी होता है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं आपको कि अगर अभी के समय में फैक्ट्स के बारे में किसी को पढ़ाया जाए तो बच्चे के दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि फैक्ट्स का उपयोग क्यों करते हैं। अब तो हम व्हाट्सएप के जरिए किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो वहां प्रिंट आउट निकाल लेता है। फैक्ट्स की उपयोगिता तब थी जब इंटरनेट नहीं था। तो ये एक छोटा सा उदाहरण बस मैंने दिया। हर चीज जो आ रहा है, जैसे अभी एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको, सब चीजों को, नई चीजों को कोर्स में समाहित करना जरूरी होता है। ये समय की मांग है और सरकारी स्कूलों में भी अपग्रेड करने की तैयारी हो रही है, उसका स्वागत है। लेकिन जो मैं मुख्य बात ला रहा था कि वो ये कि अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज पर और जो चीजें हैं उनको लाई जाए और संदर्भ भी उनका हो। जैसे आप कोई कविता पढ़ाते हैं बच्चों को, ये पिछले कई सालों से होता आ रहा था कि जैसे जब सिलेबस चेंज हुए तो जो कविताएं आई वो दूसरे राज्य की कविताएं आ गई। अब जब हम उसको बच्चे को पढ़ाते हैं कि ऐसी रगड़ी पगड़ी, अब यहाँ पर पगड़ी शब्द का प्रयोग ही नहीं होता, बिल्कुल हमारे यहाँ पागा बोलते हैं, तो बच्चा कोरिलेट नहीं कर पाता। तो चूहे को अगर आप चूहो बोलेंगे, वहां पे हम लोग कुछ अलग भाषा में, तो ये को रिलेशन वाला सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम जो है एनसीईआरटी के तर्ज पर गुणवत्ता युक्त बनाया जाए, लेकिन जो कंटेंट है और जो लोकल लैंग्वेज है उसका समावेश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चे जो हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज में जो वो बातचीत करते हैं अपने घर में, उससे ज्यादा सीखते हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं, जो अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे, चाहे आप छत्तीसगढ़ में बात करें, चाहे पूरे प्रदेश में, चाहे देश में, अगर आप उसको बोलेंगे 67, 55, 84, तो वो उसको 84, 67 इस तरीके से तो जानता है, लेकिन जो मैं 67, 84 बोल रहा हूँ वो नहीं समझ पाता है। बिल्कुल। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो पढ़ाई को उसी के तर्ज पर रखना चाहिए। सरकार बना रही, क्योंकि हम लोग को अभी शिक्षकों को ना तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है ना कुछ, हम तो मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। तो ये तो कुल मिलाकर अपनी माटी से, अपनी संस्कृति के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ बना है, उन तमाम विषयों को जो है उसका समावेश होना बेहद जरूरी है। जितना हम राष्ट्रीय स्तर पर या फिर इंटरनेशनल लेवल के भी जाहिर सी बातें सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की सिलेबस को भी इस नए सेशन में लाना उतना ही जरूरी होगा। लेकिन विवेक दुबे, ये बताइए जरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो हर जगह जगह पर एक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकलाइट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि कईयों के पेरेंट्स के ट्रांसफर होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक रीजन में अलग बोली है, दूसरे रीजन में अलग बोली है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बैरियर बन जाता है। नहीं, जैसा गुप्ता सर बता रहे थे कि जो बुक बनाई गई है उसमें हिंदी में भी है और बगल में उसके लोकल लैंग्वेज में भी है। तो बच्चा हिंदी भी पढ़ना जानेगा ही साथ लोकल लैंग्वेज जो उसके बोल चालती, तो उसको कोरिलेट करके समझने में आसानी जाएगी। जैसे हम जब बड़े क्लास में पहुंचते हैं तो हम बच्चे को बताते हैं कि ये पर्यायवाची है, पानी को हम जल भी कहेंगे बेटा तो वही है। तो उस तरीके से वो बच्चा अगर दोनों चीज है बुक में तो वो समझ जाएगा, कोरिलेट कर लेगा, लेकिन उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर पूरी सुविधा का इसमें ख्याल रखा गया है। एक मिनट बोलना चाहूंगा। सामाजिक विज्ञान की किताबों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो लोकल रहेंगी और लोकल इतिहासकार और लोकल इतिहास को ही पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, वो बेहद ज़रूरी होता है और जाहिर सी बात है इसको तैयार करने के लिए ना जाने कितने शिक्षाविद और कितना रिसर्च हुआ होगा। प्रिंसिपल मैम, ये बताइए ज़रा, इस नए बदलाव के बाद कैसे बच्चों का भविष्य बदलेगा? कितने ज़्यादा वो जाहिर सी बात है कॉम्पिटेंट तो होंगे और नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उसको फाइट करने के लिए उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा, विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करेंगे। हाँ, डेफिनेटली कॉमन सिलेबस होने से डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। बच्चों का एक ही का सिलेबस है तो पहले बच्चों को लगता था ये आसान है वो डिफिकल्ट है। मैम जरा अनम्यूट करिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद नेटवर्क का कोई इशू आया है। दिनेश गौतम जी, इस नए सिलेबस के बाद कैसे यहाँ पे बच्चों का भविष्य बदलेगा? नहीं, बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से बन सकता है, पर मेरी आशंका जैसा कि शुरू में भी रही है कि थोड़ा सा समय और चाहिए होता है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनेगा और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी पाठ्य पुस्तकें बनती हैं। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी बात फिर ये है कि पाठ्य पुस्तकें बन जाने के बाद थोड़ा सा उसके ट्राई आउट के लिए भी हमको स्पेस चाहिए होता है। थोड़ा सा ट्राई आउट के लिए आप दीजिए और फिर किताबों में जो आवश्यक बदलाव है वो कर डालिए और फिर उसके बाद पूरे प्रदेश पर उसको लागू कर दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, विवेक दुबे, राजीव गुप्ता, डॉक्टर सुकन्या घोष और दिनेश गौतम, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक नई सिलेबस की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है इसका फायदा होगा, बच्चे और ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये सफल हो, क्योंकि इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।